नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अक्सर सुर्खियों में रहती है और विवादों में भी रहती है। अब कारण उसके कुछ भी हो, अभी तक तो छात्र, शिक्षक, राजनीति के नेता ये सब घेराबंदी करते थे और छात्रों में भी कांग्रेस और भाजपा की पॉलिटिक्स सामने आती थी। लेकिन आज यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर शांतश्री धुलपुड़ी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे विवाद छिड़ गया है। हालांकि बाह्य रूप से देखा जाए तो उन्होंने समान नागरिक संहिता और खास तौर से महिलाओं में लागू करने की वकालत की है। उनका कहना है कि महिलाओं में समान नागरिक संहिता लागू कर देनी चाहिए। उनका यह भी तर्क है कि महिलाओं को आरक्षण भी मिलना चाहिए। वीसी जो थी वो अंबेडकर के एक व्याख्यान माला में भाग ले रही थी। उनकी ये बात तक समझ में आती है कि अंबेडकर ने समान नागरिक संहिता की बात की है, गोवा में लागू भी है, जहां पर सभी धर्मों के लोग समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं। लेकिन उसके साथ भी जो उन्होंने तर्क दिए वो बड़े चौंकाने वाले हैं। अब वीसी कहती क्या है? वीसी कहती है कि भगवान ब्राह्मण नहीं होते। उनका तर्क है कि भगवान ऊंची जाति के नहीं होते। उनका यह भी कहना है सीधे तौर पर कि जो ऊंची जाति है भगवानों में वो सिर्फ क्षत्रिय है और वो शिव को भी शूद्र मानती है। उनका तर्क क्या है? वो कहते हैं कि शिव जो है वो शमशान में बैठते हैं। शिव जो है अपने शरीर में सांप लपेटते हैं। शिव पूरे वस्त्र नहीं पहनते हैं। ये सामान्य ब्राह्मण नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने उन्हें शूद्र की संज्ञा में दी और कहा कि लगता है कि शिव अनुसूचित जनजाति के थे। इसी प्रकार से वो लक्ष्मी शक्ति और जगन्नाथ को भी आदिवासी मूल का बताती है। बहरहाल उनका साफ साफ कहना है कि भगवानों में कोई भी ब्राह्मण नहीं, माने ऊंची जाति का कोई नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने एक और कह दी। उन्होंने कहा मनुस्मृति में महिलाओं को शूद्र बताया गया है और उन्होंने कहा कि महिलाएं शूद्र होती हैं, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया। और उन्होंने कहा कि देखिए महिलाओं की जाति का निर्धारण कैसे होता है। जब वो अविवाहित होती हैं तो पिता की जाति से जानी जाती है और जब शादी हो जाती है तो पति की जाति से जानी जाती है। माने जैसे कि महिलाओं की कोई अपनी जाति नहीं, तो कहते हैं कि महिलाएं की जाति भी नहीं होती। और उन्होंने एक जगह तर्क दिया है, ऐसा लगता है वो कहती है कि महिलाओं के साथ बड़ा भेदभाव होता है। उन्होंने कहा जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो हर जगह ही लिखा था। ही माने वह अंग्रेजी में, लेकिन कहते हैं फिर हमने वहां पर शी कराया कि ये नहीं चलेगा। और उन्होंने एक बात और कह दी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में कुलपति कहा जाता है
उन्होंने तर्क दिया कि मैं महिला और मेरे लिए कहा जाता कुलपति। तो उन्होंने कहा मेरा प्रयास अब ये होगा कि कुलपति न कह करके कुल गुरु कहा जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि सितंबर में कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और उस बैठक में वो ये प्रस्ताव लाएंगी कि कुलपति को अब कुल गुरु कहा जाए। मैंने सीधे सीधे तौर पर यह स्पष्टीकरण दिया है। और उन्होंने गौतम बुद्ध की बात कही है कि गौतम बुद्ध ने जो अंतर्निहित शक्तियां थी उनको उजागर किया। बहरहाल उन्होंने गौतम बुद्ध, अम्बेडकर के विचारों से पूरी तरीके से सहमति जताई और कहा कि जब भगवान जब जो है ऊंची जाति के नहीं हैं तो हम लोग आपस में ये जातिवाद ये सब क्यों करते हैं। और इसीलिए उन्होंने समान नागरिक संहिता की वकालत की है। विश्लेषक कहते हैं कि कुलपति ने एक नया एजेंडा सेट करके बातचीत की है। विश्लेषक ये भी कहते हैं कि भगवान को इस तरीके से प्रस्तुत करना एक कुलपति के लिए ठीक नहीं है और अगर है तो कोई तर्क देना चाहिए। अब ये क्या तर्क है कि शिव जी शमशान में बैठते हैं, सांप उनके गले में पड़े रहते हैं, पूरे वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए वो शूद्र हो सकते हैं। और उनका कहना ये है कि जो है वो उच्च जाति के नहीं हो सकते। जगन्नाथ के लिए कह दिया कि वो आदिवासी मूल के हैं। उन्होंने कहा कि जो बातें कुलपति ने कही हैं ठीक है, समान नागरिक संहिता की बात की जाए जिसके लिए बात भी चल रही है, लेकिन उसके लिए इस तरीके के बयान उचित नहीं है। लेकिन अब इस बयान को लेकर के निरंतर प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। अब देखिए क्या होता है। लेकिन एक खबर और आई है कांग्रेस से। लगता है कि कांग्रेस अब कुछ प्राणवायु लेना चाहती है, जनमानस के बीच उतर करके कुछ हासिल करना चाहती है। वो अपने गर्दिश के दिनों से, निराशा से, हताशा से, कुंठा से बाहर आना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस ने जो है भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू करने का ऐलान किया है। और ये यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर के जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। 150 दिनों की ये यात्रा है। 3500 किलोमीटर जो यात्रा होगी। और इसका स्लोगन क्या है? स्लोगन वही है, नफरत को खत्म करो। नफरत को खत्म करिए। और नफरत कैसे खत्म होगी? तो उसमें कहा गया है, तेरा कदम मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए वतन, आओ मिलकर के जोड़े भारत। ये एक स्लोगन दिया गया है। और ये स्लोगन का ट्वीट सीधे सीधे राहुल गांधी ने किया है। आज कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह ने मीडिया से वार्ता में इस यात्रा का विस्तृत ब्यौरा दिया। और क्या कहा? एक बात, इस यात्रा में कांग्रेस का झंडा नहीं होगा, बैनर नहीं होगा। इस यात्रा में तिरंगा झंडा होगा। और यह भी कहा कि ये या तो उत्सव के रूप में होगी, उत्सव के रूप में, गीत संगीत और प्रतियोगिताएं, भाषण, सब कुछ। और उद्देश्य की है नफरत खत्म करो, आओ कदम से कदम मिलाओ, वतन से जुड़ जाओ, भारत को जोड़ो। ये कांग्रेस का एक नया अभियान आया है।
अब ये अभियान कितना सफल होगा, लोग इसे 2024 के चश्मे से देख रहे हैं, और देखने वाले देखे भी, इसमें भी दो राय नहीं है। जब राजनीतिक दल है तो राजनीति करेंगे ही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास होगा। ऑनलाइन जोड़ेंगे, जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ेंगे, मीडिया के माध्यम से जोड़ेंगे, तमाम प्रयास करेंगे। और कुल मिलाकर के एक उद्देश्य यही होगा कि भारत जोड़ो से निश्चित रूप से अगर ये कदम आगे बढ़ेंगे तो कुछ हो या ना हो, जो कांग्रेस बेचैन है उसे चैन आएगा, क्योंकि कांग्रेस इस समय सबसे ज्यादा दिशाहीन दिख रही है। और मुझे लगता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से जो संगठनात्मक चुनाव की बात हो रही है, जो ये बात हो रही है कि अध्यक्ष कौन होगा, असंतुष्टों की जो बात हो रही है, वो भी हाशिए पर जाएंगे। और इस यात्रा में राहुल गांधी समेत बड़े से बड़े नेता भाग लेंगे, और ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी, अगर हो सकी उपलब्धि, तो कांग्रेस के लिए वरदान सिद्ध होगी। कम से कम इतना तो होगा ही कि कांग्रेस जो बिल्कुल अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, उसमें एक नया चेतना का जागरण होगा। देखिए भारत जोड़ो यात्रा कहाँ और कैसे आती है। तीसरी आपको बड़ी खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां जोर पर हो रही हैं, और 15 नवंबर के बाद अधिसूचना जारी हो सकती है, क्योंकि इस समय सरकार जो है पंचायतों के विस्तार का काम कर रही है। इस समय सरकार को आरक्षण करना है। सरकार ने वार्डों की सीमा तय कर दी है। जैसे कानपुर नगर निगम में 110 तक वार्ड होंगे, वो हैं भी, लेकिन ये अपना एक उन्होंने नगर निगम का एक खाका तैयार कर दिया है। अब होता क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी लेता है, और उसके बाद ही अधिसूचना जारी होती है। लेकिन दिसंबर तक चुनाव हो जाने हैं, ये भी तय है। अगर कोई विशेष बाधा नहीं आई तो आरक्षण हो रहा है, पंचायतों का विस्तार हो रहा है, और साथ में ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि देखो भाई, निकाय चुनाव को गंभीरता से लीजिएगा, सहजता से मत लीजिएगा, क्योंकि ये चुनाव 2024 के सेमीफाइनल होंगे, क्योंकि ये माहौल बनाएंगे। भाई दिसंबर में 22 दिसंबर में चुनाव होंगे, और फिर उसके बाद लगभग 1-1.25 साल बाद लोकसभा के चुनाव में 2024 में है, तो वो एक माहौल क्रिएट होगा। और यही कारण है कि इस समय राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं। लोग एक दूसरे को में पार्टियों में सेंध मारने में लगे हैं। दिल्ली सरकार का क्या हो रहा है ये आपसे परिचित हैं, लेकिन आपको एक जानकारी और दे दें। सपा के एक पूर्व मंत्री हैं नारद राय, उन्होंने दावा क्या किया है, उन्होंने कहा कि बीजेपी के 150 विधायक नाराज हैं, और अगर अखिलेश चाहे ले तो 1 हफ्ते में योगी सरकार गिर सकती है। अब क्या होगा, गिरेगी कि नहीं गिरेगी, 150 नाराज है कि नहीं नाराज है, लेकिन राजनीति तो है।
और ये राजनीति कहीं न कहीं सुगबुगाहट पैदा भी करती है। ये 100 विधायक जो हैं, इनका एक बार आंकड़ा जो है पिछली योगी सरकार में सामने आ चुका है, जब सदन में ही धरना दिया था। इसलिए चाहे भाजपा का संगठन हो, चाहे कांग्रेस का संगठन हो, चाहे सपा का संगठन हो, तीनों अपने अपने ढंग से बड़ी सतर्कता के साथ गोटे बिछा रहे हैं, और मायावती तो सीधे सीधे मिशन के भरोसे अपना काम कर रही हैं। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। लखनऊ में आज भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक को लेंगे संगठन महामंत्री धर्मपाल, जो हाल में ही सुनील बंसल के स्थान पर आए हैं। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री भी होंगे, उप मुख्यमंत्री भी होंगे, और जो वर्तमान में ही सही स्वतंत्र देव सिंह हालांकि इस्तीफा दे गए हैं, तो अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो भी होंगे। इसके अलावा अन्य प्रमुख नेता भी होंगे। और इस बैठक में 2009 के मद्देनजर, देखिए वहां से सब लाइन चल रही है, 2009 के मद्देनजर 2024 का खाका खींचा जाएगा, और साथ में निकाय चुनाव की बात की जाएगी, और वर्तमान हालात जो विपक्ष की ओर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं दावे, उन पर भी चर्चा होगी। निश्चित रूप से ये अहम बैठक है, पहली बैठक है, और यहीं से ही संगठनात्मक ढांचे की नई पहल शुरू हो जाएगी। आज एक और खबर है दुखद। कहते हैं टिकटॉक स्टार अभिनेत्री सोनाली फोगाट का 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया गोवा में। सामान्य रूप से कहा जा रहा है कि यह निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ है। अभी हाल में कई लोगों को हार्ट अटैक पड़ चुका है, खास तौर से स्टार जगत के। उसमें एक नया नाम जुड़ गया है फोगाट का। हालांकि कि इसे एक साजिश भी बताया जा रहा है। उनकी बहन ने कहा कि मौत से पहले फोगाट ने मां को फोन किया और कहा कि कुछ गड़बड़ है, खाना खाया है, कुछ शरीर में हरकत सी हो रही है, कुछ साजिश रची जा रही है। और कह रहे इनके बहन का दावा है कि एक दिन पहले उन्होंने उनसे भी कहा कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। अब क्या साजिश हो रही है? हालांकि ये बात सही है कि जो सोनाली का जीवन रहा है बड़ा उतार चढ़ाव का रहा। संदिग्ध परिस्थितियों में पति की मृत्यु हुई, टूट गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाया और तेजी के साथ उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, राजनीति में प्रवेश किया, हरियाणा की आदमपुर सीट से चुनाव लड़ा। कुलदीप बिश्नोई जिनका 40 साल से उस सीट पर कब्जा था, उनको चुनौती दी, हालांकि चुनाव हार गई। अब वहां उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई जो कि कांग्रेस से अब भाजपा में चले गए हैं, वो अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं। और पिछले दिनों फार्म हाउस में जाकर के उन्होंने सोनाली से बातचीत भी की थी। तो कुल मिलाकर के ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? आम आदमी पार्टी ने भी इस मृत्यु की जांच कराने की मांग की है। अब क्या होता है, इसकी वजह क्या रही है, अब इसकी पुष्टि होना भी बाकी है। देखते रहिए
बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।